इस वीडियो में हम एक कंपनी की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के बारे में बात करेंगे। कंपनी की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्यूमुलेटिव होती है, मतलब इस साल के नंबर्स अगले साल में कैरी फॉरवर्ड होते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है। जबकि P&L जो हमने पिछले वीडियो में देखी थी वो सिर्फ उस स्पेसिफिक साल की बात करती है। तो ये एक छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट डिफरेंस है P&L और बैलेंस शीट के बीच में, जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। मेरे पास यहाँ बजाज ऑटो की बैलेंस शीट है। मैं वही एग्जाम्पल कंटिन्यू कर रहा हूँ जो हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था। बैलेंस शीट में दो बड़े सेक्शन होते हैं, एक है कंपनी के एसेट्स और दूसरा है कंपनी की लायबिलिटी। अब एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों को आगे दो सब कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, और दूसरी तरफ नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। तो एक तरीके से बैलेंस शीट के अंदर आपके पास चार छोटे छोटे डिविजन्स हो गए हैं। तो चलिए पहले बैलेंस शीट के एसेट वाले हिस्से पे फोकस करते हैं। नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जिनसे कंपनी को लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है। इसमें प्रॉपर्टी, प्लांट और मशीनरी आ सकती है। इसमें इंटेंजिबल एसेट्स आ सकते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स मतलब ट्रेडमार्क्स और पेटेंट्स जो कंपनी ओन करती है। इसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स भी आ सकती हैं। ये इन्वेस्टमेंट्स यूजुअली लॉन्ग टर्म नेचर की होती हैं, जैसे कि एक लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड या फिर म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो ये सारी चीजें मिलके कंपनी के नॉन करंट एसेट्स बनाते हैं। अब करंट एसेट्स भी नेचर में सिमिलर होते हैं, बस फर्क इतना होता है कि ये वो एसेट्स हैं जिनसे एक साल के अंदर अंदर कंपनी को फायदा मिल सकता है या इकोनॉमिक आउटपुट मिलता है। करंट एसेट्स के कुछ एग्जांपल हैं इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज मतलब वो फिनिश्ड गुड्स जो कंपनी के पास हैं और बेचने के लिए तैयार हैं अगले एक साल के अंदर। इसमें ट्रेड रिसीवेबल्स भी आ सकते हैं। ये वो पेमेंट्स हैं जो कंपनी को मिलने वाली है अपने वेंडर्स या कस्टमर से अगले एक साल के अंदर। इसमें वो लोन्स भी आ सकते हैं जो कंपनी ने दिए हैं और जिनकी रीपेमेंट उन्हें अगले एक साल में मिलने वाली है। और कैश बैलेंसेस भी आ जाएंगे करंट एसेट्स में जो बैंक के पास रखे हुए हैं। अब जैसे कि आप बजाज ऑटो की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में देखते हैं, इनके टोटल एसेट्स हैं 54,198 करोड़। इसके दो हिस्से हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। करंट एसेट्स हैं 19,445 करोड़, वहीं नॉन करंट एसेट्स हैं 34,752 करोड़। हर एक इंडिविजुअल लाइन आइटम के सामने आपको एसोसिएटेड नोट्स भी दिखते हैं, ये जानने के लिए कि उस लाइन आइटम की डिटेल समरी क्या है। यहाँ पर आइडिया ये रहेगा कि मैं हर एक लाइन आइटम जिसका अमाउंट सबसे ज्यादा है उसके एसोसिएटेड नोट में जाके ये समझ सकूं कि उस एसेट का नेचर क्या है। सबसे बड़ा अमाउंट मुझे यहाँ 19,323 करोड़ का दिख रहा है नॉन करंट एसेट्स में, जो है इन्वेस्टमेंट्स का। इसके नोट 5 में जाके मैं क्लियरली देख सकता हूं कि कंपनी ने कहां-कहां इन्वेस्टमेंट्स की है। इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, ETS, म्यूचुअल फंड्स सब कुछ शामिल है। वापस मैं नॉन करंट एसेट्स के पेज पे आऊं तो यहाँ मुझे प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में 3,588 करोड़ दिखते हैं। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट है 3,688 करोड़। सबसे बड़ी चीज जो नॉन करंट एसेट्स में हाईलाइट होती है वो है लोन्स। इस साल वो 6,450 करोड़ हैं, जबकि पिछले साल वो सिर्फ 576 करोड़ थे। ये एक इंपॉर्टेंट चीज इसलिए है क्योंकि पिछले दो चैप्टर्स में भी हमने देखा था कैसे कंपनी ने एक नई सब्सिडरी स्टार्ट की थी, बजाज ऑटो क्रेडिट लिमिटेड, और P&L में भी उनके रेवेन्यू साइड पे हमें इनकम फ्रॉम फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस दिखा था। ये इनकम इन्हीं लोन से आ रही है जो बजाज ऑटो क्रेडिट लिमिटेड अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं। अब अगर मैं करंट एसेट्स पे जाऊं तो वहां भी मुझे इन्वेंट्रीज, इन्वेस्टमेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स सबके डिटेल लाइन आइटम्स दिखते हैं। यहां भी लोन्स जो पिछले साल 207 करोड़ के थे, इस साल 3,465 करोड़ के हो गए। तो पॉइंट ये है कि जब भी आपको बैलेंस शीट में कोई हैवी लाइन आइटम दिखे तो एसोसिएटेड नोट में जाओ और उस पर्टिकुलर लाइन आइटम की नुआंस समझने के लिए गहराई से वहां देखो। अब चलिए बैलेंस शीट के लायबिलिटीज वाले हिस्से पे फोकस करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज हैं, करंट लायबिलिटीज हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे पास करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स थे। लेकिन लायबिलिटीज में एक तीसरा हिस्सा भी है जो है इक्विटी पार्ट। इक्विटी पार्ट के बारे में हम इस वीडियो में थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं ये समझने से कि लायबिलिटी क्या होती है। लायबिलिटी सीधे शब्दों में एक कंपनी की फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होती है।
सोचो एक ऐसा इंसान है जिसने बोरो किया है या जिसने पर्सनल लोन लिया है। अब किसी ना किसी पॉइंट पे उस इंसान को ये लोन अपने लेंडर को वापस करना होगा, है ना? तो ये एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है। उसी तरह एक कंपनी के पास भी अलग अलग फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होते हैं। ये सब मिला के जो रिपोर्ट होता है वो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज हिस्से में दिखाया जाता है। नॉन करंट लायबिलिटीज वो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं जो अगले कुछ सालों में पूरी की जा सकती है, जबकि करंट लायबिलिटीज वो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं जो 1 साल के अंदर पूरी करनी होती हैं। तो इसे पर्सपेक्टिव में समझो। सोचो आपने क्रेडिट कार्ड लोन लिया है जिसे अगले 1 या 2 महीने में चुकाना है। वो आपके लिए एज एन इंडिविजुअल एक करंट लायबिलिटी होगी, जबकि आपने जो हाउसिंग लोन लिया है जिसे आप अगले लेट्स से 5 साल या 10 साल में चुकाना चाहते हैं, वो आपकी पर्सनल बैलेंस शीट पे एक नॉन करंट लायबिलिटी बन जाएगी। तो चलिए बजाज ऑटो के कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे एक बार नजर देखते हैं। यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटीज का टोटल अमाउंट है 7,426 करोड़ और करंट लायबिलिटीज हैं हमारी 11,583 करोड़। यहाँ पे हम ध्यान दें तो नॉन करंट लायबिलिटीज में सबसे बड़ा अमाउंट है फाइनेंशियल लायबिलिटीज और वो भी बोरोइंग्स का, जो है 6,082 करोड़। अगर मैं उसके नोट नंबर 15 में जाऊं तो वहां मैं क्लियरली देख सकता हूं कि कितना INR में लोन लिया गया है और कितना फॉरेन करेंसी लोन है, एंड ओवर द लास्ट 1 ईयर वो कैसे चेंज हुआ है। कहाँ वो पिछले साल सिर्फ 633 करोड़ था, जो अब जाके 6,000 करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। आगे बढ़ूं तो मुझे और भी ज्यादा लायबिलिटीज जैसे कि प्रोविजंस, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, गवर्नमेंट ग्रांट्स, ये सब दिखेंगे। सिमिलरली करंट लायबिलिटीज में मैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 3,153 करोड़ की देख सकता हूं। इसके अलावा करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स आ गए, अदर करंट लायबिलिटीज आ गई, कुछ प्रोविजंस और गवर्नमेंट ग्रांट्स जो करंट नेचर के हैं। तो ये सब तो लायबिलिटी की बात होगी, लेकिन बैलेंस शीट के इस साइड पे एक इक्विटी सेक्शन भी होता है। इक्विटी सेक्शन के 2 पार्ट्स हैं, एक है कंपनी का शेयर कैपिटल और दूसरा है रिजर्व्स एंड सरप्लस। इस केस में बजाज ऑटो इसे सिंपली अदर इक्विटी बुलाता है, लेकिन अगर आप एसोसिएटेड नोट्स में जाओगे तो देखोगे कि ये कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लसेस में स्प्लिट है। कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस बेसिकली P&L स्टेटमेंट से आने वाले प्रॉफिट्स हैं जो रिजर्व एंड सरप्लस पार्ट में जाके बैठ जाते हैं। कंपनी अलग अलग पर्पसेस के लिए फंड्स ईयर मार्क करती है और यही कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सिंपल तरीके से समझो तो शेयर कैपिटल को उस अमाउंट के रूप में सोचो जो प्रमोटर्स और अर्ली इन्वेस्टर्स ने कंपनी शुरू करने के लिए कंपनी में डाला था। इस केस में बजाज ऑटो के लिए शेयर कैपिटल 279 करोड़ रुपीस है। अब आगे जाके अगर कंपनी किसी भी रीजन से और पैसे रेज करती है तो शेयर कैपिटल एक्चुअली में बढ़ जाएगा। और ये था बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड का किस्सा। मैं आपको एनकरेज करूंगा आप वार्सिटी के फंडामेंटल एनालिसिस मॉड्यूल को विजिट करो। वहां पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और इस टॉपिक के अराउंड बहुत सारे क्वेश्चंस और कमेंट्स भी हैं। प्लीज वो जरूर पढ़ो और अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं तो कमेंट पोस्ट करो, हम खुशी खुशी उनका रिस्पॉन्स देंगे। ये रहे इस वीडियोस के कुछ की टेकअवेज।